ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने का दिया निर्देश। कहा, एकीकृत डिजिटल प्रणाली से मिलेगा किसान हितैषी योजनाओं का लाभ। अयोध्या में विभागीय समीक्षा के दौरान श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। राहुल और अखिलेश को निशाने पर लेते हुए गैस, पेट्रोल और डीजल की किल्लत की बात को बताया प्रतिपक्ष का प्रोपेगेंडा। फतेहपुर में कक्षा 1 की बच्ची से हैवानियत, स्कूल में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 12 साल के बच्चे पर दुष्कर्म का शक, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव के हिसाब किताब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति न केवल एक बड़ा मुद्दा बन गई है, बल्कि बीजेपी के रणनीतिकार भी इसे एक पिलर के तौर पर देख रहे हैं, जिसके चलते सीएम योगी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बंगाल चुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय बने दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े क्राउड पुलर देखे जा रहे हैं। योगी की बुलडोजर नीति, कानून व्यवस्था के मॉडल को बीजेपी बंगाल में ममता सरकार के तथाकथित तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज के खिलाफ एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने कालियागंज से उत्पल महाराज, जो कि भारत सेवाश्रम संघ के पूर्व सन्यासी हैं, को मैदान में उतारा है, जिसे स्थानीय स्तर पर बंगाल का योगी कहा जा रहा है। यह योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी और भयमुक्त राजनीति के प्रभाव का ही परिणाम है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बंगाल में अवैध घुसपैठ और जनसंख्यिकी बदलाव को मुद्दा बनाकर ला रहे हैं, जिससे बीजेपी को असम के साथ बंगाल में भी हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ी मदद मिल रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल में ही बयान दिया कि बंगाल में बीजेपी का शासन घुसपैठ रोकने के लिए अनिवार्य शर्त है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति असम की तरह बंगाल के सीमावर्ती जिलों में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण में सहायक साबित हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 का चुनाव मुस्लिम वोट बैंक बनाम हिंदू वोट बैंक की सीधी लड़ाई बनती जा रही है। टीएमसी इसे जहां बंगाली गौरव, बाहरी बनाम भीतरी का रंग देने की कोशिश कर रही है, वहीं योगी और शर्मा जैसे नेता इसे सनातन अस्मिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन से जोड़कर काउंटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल में ऐलान कर दिया कि वह घुसपैठियों को जड़ें नहीं जमाने देंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या योगी मॉडल बंगाल की जटिल राजनीति और सांस्कृतिक बनावट में फिट बैठता है? क्या घुसपैठ का मुद्दा 2026 में भ्रष्टाचार के मुद्दे से बड़ा होगा? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक रणनीति से बीजेपी को ग्रामीण बंगाल में पैठ बनाने में मदद मिलेगी? तो आपको बता दें कि 2026 में बीजेपी इन दोनों नेताओं के जरिए आक्रामक राष्ट्रवाद और कठोर शासन का संदेश दे रही है, जिससे बंगाल का चुनावी मुकाबला पूरी तरीके से पोलराइज हो गया है या ध्रुवीकृत हो गया है। बंगाल की राजनीति भद्रलोक और बंगाली उप क्षेत्रीयता की पर आधारित है। बंगाल की मिट्टी में वामपंथ और फिर ममता बनर्जी के मां माटी मानुष का गहरा प्रभाव है। राजनीतिक आलोचक तर्क देते हैं कि यूपी का रफ एंड टफ मॉडल बंगाल की कोमल और कल्चरल कम्युनिटी के खिलाफ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बड़े वर्ग को, खासकर युवाओं के मन में कठोर प्रशासक की चाह जगाई है। योगी मॉडल बंगाल में पूरी तरह फिट ना भी बैठे तो भी यह बीजेपी के लिए शॉक थेरेपी का काम कर रहा है। बीजेपी इसे विकास की बजाय सुरक्षा और शुद्धिकरण के ब्रांड के रूप में पेश कर रही है। बंगाल में हमेशा से अस्तित्व बनाम विकास की लड़ाई रही है।
संदेश खाली, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला जैसे मुद्दों ने ममता बनर्जी सरकार को बैकफुट पर रखा है। यह मुद्दा मध्यम वर्ग और शहरी वोटरों के लिए बेहद बड़ा है। एनआरसी और वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा सीधे जनसांख्यिकी बदलाव से जुड़ा है। बीजेपी का मानना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से आप वोट पा सकते हैं, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे से कोर हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया जा सकता है। बंगाल की बदली हवा लोगों को कचोट रही है। भ्रष्टाचार एक प्रशासनिक विफलता है, जबकि घुसपैठ एक सांस्कृतिक संकट। इसी बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में अपने चुनावी दौरे में इस बात का उल्लेख किया और कह दिया कि न बंगाल में न असम में कहीं भी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतिहास गवाह है कि बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में अंततः अस्तित्व का मुद्दा घुसपैठ या कहा जाए एनआरसी जैसे बातों को लेकर भ्रष्टाचार पर भारी पड़ता है, क्योंकि यह सीधे वोटरों की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ जाता है। बंगाल चुनाव में पल पल बदल रही राजनीति और रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय सरदाना जी, उमेश चतुर्वेदी जी, सलाहकार प्रसार भारती और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, संयुक्त निदेशक रहे निर्वाचन आयोग के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल की राजनीति चल रही है, अब यह साफ है कि चुनावों को लेकर कोई भी पार्टी अपना मुद्दा छोड़ना नहीं चाह रही है। हमारे साथ विजय सरदाना जी मौजूद हैं। विजय सरदाना जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के मां माटी मानुस बनाम योगी हेमंता के रफ टॉप मॉडल में कौन सफल दिख रहा है? सरल शब्दों में कहें कि बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रवाद में किसका नैरेटिव भारी पड़ता दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम जी। देखिए, दोनों में एक बात समानता ये है कि जिस माटी मानुस की बात कर रहे हैं वो भी भारतीय हैं और जिसकी बात हेमंता बिस्वास और योगी जी करते हैं वो भी भारतीय हैं। जहां तक बात है, अगर हम बात करें कि किसका उच्चारण या किसकी भाषा या किसका स्लोगन ज्यादा सही है, जब तक वो भारतीय हितों के खिलाफ नहीं है, सब सही है। लेकिन अगर कोई भारतीय हितों के खिलाफ विदेशी तत्वों को या अनधिकृत रूप से आए हुए लोग जो भारत में एक विषाणु की तरह बस गए हैं, अगर उनका साथ देता है तो वो राष्ट्र विरोधी काम है। क्योंकि हमने पूरी दुनिया में देखा है, जहां जहां पे भी अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन हुआ है, वहां के समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हमने यूरोप में देखा, हमने बाकी जगह में देखा। तो जिन लोगों को अपने देश से प्रेम नहीं था, जो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में घुस गए, वो भी बिना सही रास्ते से, आप उन पे क्या भरोसा करेंगे? जो अपनों का नहीं हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? विजय सरदाना जी, आपकी बात एकदम उचित है, लेकिन मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ममता बनर्जी भी और बीजेपी दोनों राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। बोहिरा गोतो करके, यानी बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बार बार उठाती है। वह बंगाली मुसलमानों को तो बंगाल का मान लेती है, जो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को तो बंगाल का मान लेती है, लेकिन बंगाल से बाहर के बगल वाले प्रदेशों के लोगों को अपना बनाने के लिए तैयार नहीं दिखती है। इसीलिए बोहिरो गातो का नारा बंगाल में काफी पॉपुलर है। बंगाल का मतदाता क्या अपनी क्षेत्रीय पहचान को छोड़कर राष्ट्रवाद को ऊपर रखेगा? देखिए, अगर ममता बनर्जी की ये सोच है तो वो सोच घटिया है। अगर उनको भारत के अंदर ही बंटवारा दिखता है, अगर उनको लगता है कि सारे भारतीयों का हक एक सा नहीं है,
और उनके बंगाल में सिर्फ बंगालियों का हक है और बंगाली पूरे देश में जहां चाहे एक नागरिक की तरह रह सकते हैं, इससे छोटी और घटिया सोच क्या होगी? तो कहने का मतलब है कि अगर राजनीतिक फायदे के लिए अगर कोई अपनी सोच को इतना नीचे गिरा दे, उस पर चर्चा भी जरूरी नहीं होती। लेकिन क्योंकि राजनीति का मुद्दा है तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसी भी पक्ष का हो, राष्ट्र से ऊपर वो नहीं है और राष्ट्रीयता से ज्यादा विचारधारा कोई और हो नहीं सकती। उमेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रसार भारती के एडवाइजर हैं उमेश चतुर्वेदी जी। विजय सदाना जी बेहद अहम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिन पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रवाद से क्या एलर्जी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब हम बात करते हैं सीएए की, जब बात करते हैं एनआरसी की, तो विरोध सबसे पहले अगर दिखता है और तीखा विरोध दिखता है तो बंगाल से। आखिर इस राजनीति का क्या कारण है, बंगाल की राजनीति का? जी देखिए, इस राजनीति को आपको ऐतिहासिक संदर्भों में देखना पड़ेगा। हम जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आज के दौर में, जिस राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ये राष्ट्रीयता आप देखेंगे तो हिंदी हार्टलैंड की, हिंदी हृदय प्रदेशों की ज्यादा है। लेकिन आप हिंदी हृदय प्रदेशों से बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे राज्य, महाराष्ट्र अपनी मराठी उपराष्ट्रीयता की बात करता है, संयोग से तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, अभी तक तो ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो सबसे ज्यादा पुरजोर ढंग से तमिल उपराष्ट्रीयता की बात करते हैं। बंगाल भी इसी तरह से करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कारण रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी जान लीजिए कि जिस राष्ट्रवाद को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं आज, उस राष्ट्रवाद का उदय अगर देखें तो 1757 की सन्यासी क्रांति से होता है और उस क्रांति के ही पृष्ठभूमि में लिखी गई रचना जो आनंद मठ है, उसी में वंदे मातरम आता है और वंदे मातरम उसी बंगाल की धरती से उभरता है, लेकिन एक दौर में भारतीयता का, भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए अब आप क्या है कि हम लोग राजनीतिक चर्चाएं तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति अपनी आदत से बाज नहीं आएगी और ये पूरे देश की राजनीति हालत हो गई है और वोट के फायदे के लिए राजनीति कुछ भी कर सकती है। रही बात घुसपैठ की, तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, असम घुसपैठ से सबसे ज्यादा, और अब तो देखेंगे कि एक हद तक दिल्ली जहां हम बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, नोएडा, वहां भी कहीं ना कहीं रोहिंग्या जो घुसपैठी है, मतलब हैं, वो किसी न किसी कारण से आए हैं और इसीलिए जब पुलिस अभियान चलाती है तो आप देखते हैं कि एक अलग तरह का वितंडा खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति के स्थायी भाव हो चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम इससे ज्यादा प्रभावित रहे हैं या प्रभावित होते रहे हैं, तो वहाँ ये मुद्दा ज्यादा दिख रहा है। एक तरफ इस दौर में पश्चिम बंगाल में जब आप देखेंगे कि वामपंथ का जब गढ़ था, पश्चिम बंगाल वामपंथी राजनीति वहाँ लगातार सत्ता में काबिज रही, तो आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो घुसपैठ से आए हुए लोग, जिसको पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा में बंगाली नहीं बोलते हैं, बंगाल बोलते हैं, तो बंगाल लोगों पर टिकी रही और इसीलिए आप देखेंगे कि कलकत्ता और जो उसके शहर हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के बड़े शहर, उसमें फुटपाथी जिंदगी कुछ ज्यादा ही भर गई है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक लेवल तक तो चल सकती हैं, लेकिन जब बाहरी लोग स्थानीय लोगों की अस्मिताओं पर या उनकी सुविधाओं पर हमला करते हैं तो मुद्दा बनता है। भारतीय जनता पार्टी उसी को मुद्दा बना रही है। उमेश जी, एक सवाल बड़ा है कि क्या योगी मॉडल और हिमंता बिस्वा शर्मा की जो राजनीति है, वह अगर बीजेपी आती है तो वही मॉडल लागू कर देगी, कॉपी कर देगी, और वह क्या सफल हो पाएगा वह मॉडल बंगाल में? सफलता और असफलता की बात तो बात की है, लेकिन आप देखेंगे कि जो योगी जी का मॉडल है शासन का, खासतौर पर अपराधियों और अनधिकृत कब्जाधारियों पर जिस तरह से उनके बुलडोजर चलते हैं, मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो कभी न कभी कम्युनिस्ट उसको अपनाती रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाने की कोशिश फिलहाल नहीं करेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं निर्वाचन आयोग में। बंगाल के बारे में एक चीज
तय है कि चाहे वामपंथियों की सरकार रही हो चाहे ममता बनर्जी की, वहाँ लोकल सिंडिकेट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। वह पूरी तरीके से लोकल मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, चाहे वह बाहुबल से हो चाहे पैसे की राजनीति से। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में अक्सर पुलिस और प्रशासन पर भी सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने के आरोप लगते हैं। क्या 2026 में चुनाव आयोग और केंद्रीय बल हिंसा मुक्त मतदान सुनिश्चित कर पाएंगे ऐसी परिस्थितियों में? मोहम्मद अमीन साहब। प्रसन्न जी, देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा चाहता है कि सुचारू रूप से, सुनिश्चित रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए, और कराता भी है। कोशिश यही होती है, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2012 में मायावती के रिजीम में होम सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह सब हटा दिए थे, और काफ़ी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधिकारी और कुछ अधिकारियों को हटाया गया था, जिसका देखा था कि परिवर्तन आया था। इसी तरीके से आप याद करिएगा कि बिहार के अंदर जब लालू राज था, उस वक्त हमारे साथी थे केजे राव, वो गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर सख्ती बरती थी। अब आप देख रहे हैं कि जब ये कुछ ही दिनों पहले जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसके इमीडिएटली जो है हमने उनके चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, होम सेक्रेटरी को हटा दिया, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन को पूरा हटा कर दिया गया। अभी आपने कल ही सुना होगा कि एक और आदेश दिया इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पे उनके BLOs, AEROs, और आप देखिए जो हमारे इलेक्शन मशीनरी होती है लोकल लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, उसमें आते हैं इंस्पेक्टर्स, उनके SHOs, 187 SHOs को भी हटा दिया गया। ये कारण क्या है? इसके लिए दीदी तिलमिला गई इस बात को लेके कि हमारे यहाँ। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, ट्रांसफर आप चाहे जितना कर दीजिए, जो इकोसिस्टम बना हुआ उसको क्या तोड़ पाती है चुनाव आयोग जी? जो इकोसिस्टम बना हुआ है बंगाल में सिंडिकेट के जरिए, सत्तारूढ़ दल के जरिए, क्या वो इन ट्रांसफरों के जरिए वो सिंडिकेट टूट पाएगा? नहीं, जहाँ तक सवाल है, अब की बार इसी बात की सख्ती देखने को मिल रही है। 2 राउंड में चुनाव किए जा रहे हैं, कोई एक राउंड में नहीं। और ये डिमांड जो है बीजेपी की भी थी और TMC की भी थी कि ज्यादा लंबा ना खींचा जाए चुनाव को। चुनाव 2 ही राउंड में हो रहे हैं, और साथ में आप देखेंगे कि हर तरीके से सख्ती सुरक्षा बढ़ती जा रही है। हर जगह वहाँ पर CCTV कैमरे होंगे, और वहाँ पे किसी तरह की अनियमितता को रोका जाएगा। चलिए ठीक है, अनियमितता को रोका जाएगा। भारत सरकार योगी मॉडल, हिमंता बिस्वा शर्मा मॉडल के उपयोग की, उसकी अहम भूमिका की। लेकिन सवाल फिर खड़ा हो रहा है कि क्या इन चुनावों में दूसरे राज्यों के मॉडल को ही बंगाल में स्थापित किया जाएगा, और क्या उसका रणनीतिक फायदा मिल रहा है बीजेपी को या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय सरदाना जी, उमेश चतुर्वेदी जी, सलाहकार प्रसार भारती, और पूर्व संयुक्त निदेशक रहे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे कि आप चूंकि बंगाल में भी काम किए हैं और अब आप चुनाव आयोग छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में आपसे एक राजनीतिक सवाल भी बनता है। आप बंगाल की राजनीति को करीब से देखे हैं। 30% मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन नौशाद सिद्दीकी की ISF, या बात करें हुमायूं कबीर की JUP, क्या ये लोग मुस्लिम वोट बैंक बांटने में सक्षम हैं या केवल एक मोहरा बन के आए हैं? मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, यही सवाल पूछ लेता हूं उमेश चतुर्वेदी जी आपसे कि क्या हुमायूं कबीर और नौशाद सिद्दीकी जैसे लीडर जो मुस्लिम वोटरों को कह रहे हैं कि हमारे वोटर हैं, मुस्लिम अस्मिता की बात करते हैं, क्या यह वोट कटवा साबित होंगे या वास्तव में बंगाल की राजनीति में मुस्लिम चेहरा बनकर उभरेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो जब नतीजे आएंगे चुनाव के तो साफ तौर पर पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से पोलराइजेशन दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से मतदाताओं का ध्रुवीकरण दिख रहा है, ऐसा लगता है कि ये लोग मेन स्ट्रीम के जो राजनीतिक दल हैं उसमें, जैसे हुमायूं कबीर और दूसरे जो सज्जन का आपने नाम लिया,
वो शायद ही अपनी उपस्थिति जता पाए। हाँ, वोट कटवा जरूर साबित होंगे, लेकिन अतीत में हमने देखा है कि खासतौर पर पश्चिम बंगाल पहली बार जिस तरह से वो ओवैसी साहब, तो उनको उस तरह से समर्थन नहीं मिल पाया था। तो कमोबेश पोलराइजेशन उसी तरह का है इस बार भी, लेकिन ये अभी चूंकि बहुत शुरुआती दौर है, पश्चिम बंगाल में अभी चुनावी तापमान, चुनावी बुखार अभी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस बढ़ने की तरफ। चलिए, विजय सरदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय सरदाना जी, क्या जो वामपंथी राजनीति है शून्य से निकलकर क्या मुख्य धारा की राजनीति में उसकी वापसी संभव दिख रही है आपको? और अगर उनका वोट शेयर गिरता है तो उसमें किसको फायदा दिखता है, बीजेपी को या ममता बनर्जी को? विजय सरदाना जी। देखिए, राजनीति हमेशा मुख्य धारा की ही होती है। ये हम लोग परिभाषा करते रहते हैं कि कोई साइड लाइन में है, कोई मेन धारा में है। इस देश का जो वोटर है, चाहे वो किसी को भी वोट दे, उसके पास समान अधिकार है। और इस देश का वोटर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो जो भी डिसीजन वोटर का होता है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, हमारे एनालिसिस के हिसाब से सही हो या गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी वोटर जिस परिस्थिति में है उसको जो सही लगता है वो उसमें अपना मत देगा। ये हमारे ऊपर है कि हम उसके जो मताधिकार हैं, उसने जिसको चुना है, वो जाके ईमानदारी से उस वोटर के वेलफेयर को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए क्या प्रयास करता है। अगर वोटर ही इररिस्पॉन्सिबल वोटिंग करेगा और अगर उसको लगता है कि राजनीतिक रिश्वत दे के वो अपना वोट इधर की जगह उधर दे दे और बाद में उसके क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो, या वो इस तरह की राजनीतिक जंजाल में फंस जाए कि जहां सिर्फ विघटन या बंटवारे की राजनीति हो और उससे नुकसान उसी वोटर का होना है, तो इसीलिए इस बात को मुझे लगता है कि वोटर पे छोड़ देना चाहिए। सिर्फ उसको एजुकेट करना चाहिए कि सोच समझ के काम करो। लेकिन जो भी अगर पिछले चुनाव के नतीजे देखे जाए, विजय सरदाना जी, पिछले चुनाव के नतीजे देखे जाए तो एक जो सत्ताधारी पार्टी थी वह रसातल में चली गई, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह पार्टी रसातल में गई क्यों? आपका क्या आकलन है? जी देखिए, गई क्यों, लोगों को पसंद नहीं आया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लोगों को लगा कि आपने काम ढंग का नहीं किया, हमने आपको 5 साल का मौका दिया था, आपने काम नहीं किया, हमें बदलाव चाहिए। इससे ज्यादा वोटर की ताकत आप क्या दिखाओगे? तो ये इसके अलावा कोई आयास प्रयास लगाते रहना कि सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सिर्फ राजनीतिक फेलियर को जस्टिफाई करने के तरीके होते हैं। आपके अपने काम करने के फेलियर को जस्टिफाई करने के तरीके होते हैं। वोटर को जो करना था वोटर ने कर दिया और उसको पता है कि किस परिस्थिति में उसका निर्णय उसके हिसाब से सही है। इसके अलावा जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, अगर वो काम नहीं करेंगी तो वोटर ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि हर बार आप ही को वापस भेजना है। तो ये जो आप जिम्मेवारी लेते हो, 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठते हो, उसके बाद अगर आप काम नहीं करते और आपको हटा दिया जाता है, तो इसमें गलती आपकी है या हमारी है, गलती उन राजनीतिक दलों की है जो ऐसे काम नहीं कर पा रहे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जल्दी से एक जवाब चाहेंगे आपसे, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब, कि भ्रष्टाचार क्या अभी चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बनने की स्थिति में दिखता है, या भ्रष्टाचार लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। देखिए, आज के समय में आप समझ सकते हैं इस बात को कि कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है और कहाँ पे भ्रष्टाचार है। यानी जो हमारे जो जनता है, वोटर है, वो तो विक्टिम है ही, और विक्टिमाइजेशन का यही कारण है कि जनता समझ चुकी है कि हम भी भ्रष्ट हैं और ये नेता भी भ्रष्ट हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार को क्या कहना है ये तो समझ। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और ये शायद बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा उचित होगा, जहां सिंडिकेट लोकल लेवल पे प्रधान से लेके सब एक सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। यही बात मैं सरदाना साहब समझना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी के कारण अब इस चर्चा को यहीं विराम देना होता है। आप तीनों आए, अपनी जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।